नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्विज़ेस के क्रम में हम आज डे 8 की क्विज जो है वो सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जितने भी क्विज़ेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के ये वाला शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सेंटेंस है, उसमें एरर अगर कोई है तो उसको आप चूज़ करिए, अदरवाइज ऑप्शन डी चूज़ कर लीजिए। तो सेंटेंस क्या है कि ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है इसमें एरर है। द कार यहाँ पे जो लिखा है इससे सुपरफ्लुअस हो रहा है, बाकी का सेंटेंस पूरा सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें इनकरेक्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें 4 ऑल्टरनेटिव हैं, एक ब्लैंक स्पेस जो है उसमें आपको फिल करना है। तो क्या है, नेहाज मदर वॉज अनॉयड विद हर एज शी कुड नॉट ब्लैंक स्पेस हर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट यहाँ पे फिल होगा ऑप्शन इन चारों में से गेट थ्रू होगा। तो गेट थ्रू का मतलब होता है ऑप्शन डी जो ये लिखा हुआ है। गेट थ्रू का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ से सफल होना, किसी चीज़ से पास होना। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के सेंस में भी गेट थ्रू का ही यूज़ करेंगे कि शी कुड नॉट गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्जाम से पास नहीं हो पाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बताना है। तो एब्यूलियंट है ना वर्ड यहाँ पे दे रखा है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट मीनिंग। तो एब्यूलियंट का मतलब भी समथिंग लाइक उत्साही टाइप का वर्ड जो हिंदी वर्ड होता है। तो एंथुजियास्टिक जो होगा, एंथुजियास्टिक का मतलब भी उत्साही होता है, एक्साइटेड। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक वर्ड है, इसमें आपका इसको ऑपोजिट बताना है। तो वर्ड है निगार्डली। ठीक, तो निगार्डली का मतलब क्या होगा, मिंगी होगा, इनएफिशिएंट होगा, जेनरस होगा या सिंफुल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनरस। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है ये वाला। जेनरस का मतलब होता है उदार। ठीक, और निगार्डली का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, तो उस सेंस में जेनरस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईडियम है, आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो बताना है। तो आपका ये देखिए यहाँ पे ईडियम है बियर द पाम। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, टू मीट डेथ। फिर नेक्स्ट है कि टू बी एबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर या फिर टू विन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, बियर द पाम का मतलब टू विन। तो ऑप्शन डी जो है जीतना, किसी भी चीज़ को जीतना है ना, तो इसलिए इस सेंस में ये बियर द पाम का यूज़ होता है। ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोटेड पार्ट है सेंटेंस में, इसको आपको इम्प्रूव करना है और अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट जो है वो चूज करें। तो क्वेश्चन आपका सेंटेंस है कि द इक्विपमेंट इज अडाप्टेड टू कॉटन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अडॉप्टेड फॉर होता है। ठीक है, द इक्विपमेंट इज अडेप्टेड है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, अडेप्टेड है ना, उसके अनुकूल है, अडेप्टेड फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसके लिए चूज करना है। तो सेंटेंस है आपका कि वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वैसे स्टीवडोर। ठीक है, जो जहाज से माल उतारते या चढ़ाते हैं उसको स्टीवडोर बोलते हैं। और ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है कि जैसे कोई पापी इंसान है ना, उसके लिए ट्रांसग्रेसर वर्ड यूज करते हैं। लैपिडिस्ट का मतलब होता है कि जो स्टोन वगैरह काटते हैं है ना, स्टोन कटर, या उस पर कुछ इंग्रेविंग्स करते हैं तो उनको लैपिडिस्ट बोलते हैं। और रेटिसेंट का मतलब होता है कि जो शांत होता है। ठीक, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑप्शन ए जो है स्टीवडोर है ना, वो हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकरेक्टली वर्ड जो है आपको चूज करना है। तो टुमारो भी यहाँ पे जो लिखा है सही लिखा है। ठीक है, ये टुमारो सही लिखा है, ऑकरेंस जो है वो गलत है। टेम्परेचर भी ठीक है, प्रेफरेबल ठीक है। ऑकरेंस ऐसे लिखते हैं OCCURRENC है ना, ऑकरेंस का मतलब कोई घटना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है दिस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेंटेंस है और उसके लिए आपको पैसिव वॉइस चूज करना है। तो सेंटेंस है कि आई सॉ हिम लिविंग द मूवी थिएटर।
ठीक है। तो इसका जो सही पैसिव वॉइस हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है यही हो जाएगा। इसमें क्या है कि ही वॉज सीन लिविंग द मूवी थिएटर बाई मी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एक्टिव वॉइस में था, तो जब पैसिव में करेंगे तो आई सॉ हिम, तो इधर हो जाएगा कि ही वॉज सीन, मतलब जो दूसरा इंसान है, ही वॉज सीन लिविंग द मूवी थिएटर बाई मी, ठीक है। बाकी के 3 जो हैं ये गलत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो यहाँ ऑप्शन वाले में भी लिखा गया है, जैसे आर और एस, ठीक है। तो अगर इसको हम ऑप्शन ए के हिसाब से देखेंगे, है ना, एस क्यू पी आर, ठीक है, इसके हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे तो दिस विल बिकम इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड करिए। ये वाला देखा, ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सेंटेंस क्या है कि द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट गर्ल्स, ठीक है। तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा तो ऑप्शन सी जो है, द प्रिंसिपल अर्ज द गर्ल्स टू बी क्वाइट। तो ऐसे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल है तो ऑर्डर्ड होना चाहिए, है ना, या फिर कमांडेड होना चाहिए, बट द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस तो ये हो जाएगा कि द प्रिंसिपल अर्ज्ड द गर्ल्स टू बी क्वाइट, है ना। प्रिंसिपल ने लड़कियों से शांत रहने के लिए मतलब प्रार्थना की या उनसे गुहार लगाई, ठीक है। तो द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट गर्ल्स, ये डायरेक्ट फॉर्म था और ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक ब्लैंक स्पेस फिल करना है आपको। तो आपका सेंटेंस है कि मॉडर्न मैन इज इंस्पायर्ड बाई हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन। उसके बाद दूसरा यहाँ पे पार्ट है, हिज लाइफ इज ऑल अबाउट केयर एंड, ठीक है। तो इसमें जो सही फिल करेंगे हम, तो अब चूंकि देखिए पहला सेंटेंस है जो मॉडर्न मैन इज इम्प्रिजन्ड बाई, सॉरी यहाँ पे इम्प्रिजन्ड है, इम्प्रिजन्ड बाई हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन। तो टाइम टेबल और रूटीन में वो एक तरीके से फंसा हुआ है। तो अब यहाँ पे हिज लाइफ इज ऑल अबाउट केयर एंड वरी, ठीक है। एंजाइटी तो नहीं यूज करेंगे बट वरी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो लाइफ है केयर और वरी के बीच में, उसी मतलब वही पूरी उसकी लाइफ है। तो ये यहाँ पे करेक्ट जो है वो फिल किया जाएगा, वरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन टैग आपको भरना है। तो आपका जो क्वेश्चन मतलब सेंटेंस है, गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सेंट, ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें वैसे जो फिल किया जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इजंट ही, ये देखिए इजंट ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मीनिंग देखें हम तो ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वव्यापी और ओमनी सेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ। तो अब इस हिसाब से गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सेंट, तो इसके लिए हो जाएगा इजंट ही, है ना। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैन बी इजिली ब्रोकन, है ना, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। तो उसको उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो वो होता है ब्रिटल, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। तो जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है वो उसको भंगुर ही बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट एलिफेंट मीन्स, है ना, एक ईडियम ही कह लीजिए इसको। तो व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, ठीक है। ऑप्शन ए जो है मतलब बहुत ही महंगी चीज है बट वो किसी काम की नहीं है। तो जैसे रियल लाइफ में आपने व्हाइट एलिफेंट देखा ही नहीं होगा, तो उसी से मिलता जुलता ये ईडियम आपको बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें जो अब विशेषण को बताएं, तो अब चूंकि यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो है क्या? बालक, है ना, बालक। तो क्या होगा अब? जैसे उन छोटे बालकों को बुलाइए, फिर है उन सॉरी यहाँ पहले में उस छोटे बालकों को बुलाइए, तो ये गलत है ना। फिर उन छोटे बालक को बुलाइए, ये भी गलत है। फिर है उन छोटे बालकों को बुलाइए, ये ठीक है अभी तक के लिए। फिर है उस छोटा बालक को बुलाएं, तो ये भी तो गलत ही है। तो ऑप्शन सी जो है विशेषण के हिसाब से, बालक कैसा है? छोटा, है ना। तो छोटा शब्द जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो उन छोटे बालकों को बुलाइए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखा आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरव का तत्सम शब्द जो है उसको आपको चुनना है इसमें से। तो गौरव का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है गवाक्ष। ऑप्शन बी जो है उसी को यहाँ पे अलग तरीके से गवाक्ष लिखा है, गौरव लिखा है, गवाक लिखा है, तो ये सब नहीं है। गवाक्ष जो है गौरव का सही तत्सम शब्द है। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें वर्तनी जो जिस शब्द की शुद्ध हो उसको आपको चूज करना है। तो सही जो लिखा हुआ वार्षिकोत्सव बेसिकली पूछ रहे हैं, तो वार्षिकोत्सव जो बी ऑप्शन में लिखा है ना, ये सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये देखा आपने। फिर अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो शब्द क्या है? अनुचर, ठीक है। तो अनुचर का पर्यायवाची भृत्य भी होता है, चाकर भी होता है, सेवक भी होता है, निर्झर नहीं होता। ऑप्शन डी जो है, तो जो जैसे नौकर शब्द है जो ना, सर्वेंट,
उसी का ये सारा पर्यायवाची दिया हुआ है यहाँ पे। तो निर्झर जो नहीं है, बाकी के सारे पर्यायवाची हैं। निर्झर शब्द शायद वो अनुच्चर का पर्यायवाची होता है, निर्झर नहीं होता। ठीक है। फिर है जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का है। तो जिसकी गर्दन बहुत ही मतलब कि सुंदर होती है उसके लिए, जैसे यहाँ पे सुंदर लिखा हुआ है ना, तो ये अशुद्ध है, टाइपिंग मिस्टेक है, सुंदर। ठीक, तो क्या होगा, सुग्रीव। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे देखिए सुग्रीव जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एप्रोम जो लिखा हुआ है ना, EEPROM का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी जो है ये इसके लिए इसका सही फुल फॉर्म है। और ये होता क्या है कि एक जैसे रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, उसका ही एक तरीके का मतलब टाइप कह लीजिए। एंड दिस कैन बी इरेज्ड थ्रू इलेक्ट्रिकली एंड अगेन प्रोग्राम्ड। और इसको जैसे कि चेंज करने के लिए आपको कंप्यूटर से उसको डिसमेंटल करके निकालना नहीं पड़ेगा, उसमें इंस्टॉल्ड रहते हुए भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है ना। जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फिल करना है। तो अब मल्टी प्रोग्रामिंग चूंकि क्या होता है कि एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स आप रन कर सके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना, साइमल्टेनियसली। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूनिक्स में भी कर सकते हैं, लाइनक्स में भी कर सकते हैं। डॉस जो होता है, डॉस काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दिस इज नॉट अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये मतलब कि सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज टेक्स्ट एडिटर आर यूज्ड एट द MS वर्ड, है ना, एंड फिर ब्लैंक स्पेस है आर यूज्ड इन MS एक्सेल। मतलब कि जिस तरीके का टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो MS वर्ड में होता है, तो उसी तरीके का MS एक्सेल में क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या है ये ऑप्शन, यहाँ पे जो बी है वर्कशीट, ठीक है, ये होता है MS एक्सेल के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट। तो जैसे ये फाइल एक्सटेंशंस की जो लिस्ट होती है आप इसको पूरा याद कर लें, ठीक है, एग्जाम में बहुत सी चीज़ें पूछी जाती है इससे। तो PPT होती है इसका ऑप्शन पावर पॉइंट के लिए, ऑप्शन सी जो है PPT, ठीक है। और XLS जो है वो एक्सेल का होता है, ठीक है। तो PPT जो है पावर पॉइंट के लिए है, ये वाला देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से इंटरनेट का जनक कौन सा है, ठीक है। तो इंटरनेट का बेसिकली जो जनक है वो ARPANET है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये वाला, ARPANET इज द प्रोजिनेटर ऑफ इंटरनेट। अब ARPANET था क्या, तो ARPANET का इसका जो पहला कॉन्सेप्ट आप कह लीजिए, ये 1965 के आसपास ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। और दिस वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन, जैसे कि जो US एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी करके एक थी, तो उन्होंने इसको डेवलप किया था। और इसका मेन जो डेवलपमेंट हुआ था वो वॉर वगैरह में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हुआ था। बाद में ये काफ़ी एक्सपैंड होके आज का मॉडर्न इंटरनेट बना। तो ऑप्शन ए जो है ARPANET है ना। कभी भी आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का जनक इनमें से कौन सा था, या मतलब कि सबसे पहला टाइम जो इंटरनेट जैसा कुछ यूज़ हुआ, तो दैट वॉज ARPANET, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैथ का क्वेश्चन है कि शॉपकीपर मार्क्स अप हिज वेयर्स बाय 60% एंड ऑफर्स 25% डिस्काउंट। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1600। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले क्या है, तो कॉस्ट प्राइस जो है, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस जो उसने 60% मार्क किया है तो हो गया मान लीजिए 1600 रुपये, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप क्या, यहाँ पे मार्क प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा 1600 हो गया, मार्क प्राइस जब निकालेंगे तो 1600 इंटू 160/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2560 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, 2560 डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पे लिख देंगे 75, ठीक है। 25% का डिस्काउंट दिया था उसने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1920 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा ना बिक्री मूल्य रुपए में क्या होगा, तो बिक्री मूल्य 1920 रुपये जो है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए। फिर अगला प्रश्न है कि आसिफ इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बशीर एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, ठीक है। यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज विल आसिफ अलोन फिनिश द वर्क। तो आसिफ अकेले एक दिन में, मतलब अकेले कितना काम करेगा कितने दिनों में, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि आसिफ और बशीर से दुगना अच्छा कारीगर है। तो ऐसे मान लीजिए रेशियो अगर हम इसका ले लें तो आसिफ बशीर से दुगना है, तो आसिफ हो गया 2 और बशीर हो गया 1। ठीक है, ये इनका रेशियो हो गया। अब टोटल वर्क अगर हम चलिए यहाँ पे मानते हैं तो क्या होगा, 3 यूनिट काम कर रहे हैं ये, ठीक है, और 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल काम हो गया हमारा 90 यूनिट। ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है कि आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आसिफ यहाँ पे 2 यूनिट काम कर रहा था, है ना, उसका जो रेशियो है, एफिशिएंसी है 2 का है, तो 90 यूनिट काम कब करेगा, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो 45 आ जाएगा। 45 डेज, ऑप्शन बी जो है 45 डेज में वो उस काम को अगर अकेले करेगा तो कर लेगा। ठीक है, ये देखिए सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ऑड चूज करना है आपको 28 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहन, भतीजा, फिर बेटी और आंटी। ठीक, तो क्या है, अब ये देखिए बहन जो है फीमेल है, बेटी भी फीमेल है, आंटी जी भी जो है फीमेल ही है, भतीजा मतलब कि ये किसी मेल पर्सन की बात हो रही है, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से तो भतीजा जो है वो ऑड है। अगला प्रश्न है कि इसमें एक यहाँ पे सीरीज है और बीच में एक क्वेश्चन मार्क है ये वाला। ठीक है, आपको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ अगर इससे आप समझिए तो देखिए क्या होगा, 0.5 है इसमें 4 का सॉरी यहाँ से नहीं, ये वाला समझिए, ये वाला 0.1, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 0.4 मिल रहा है। ठीक है, तो सेम वही पैटर्न जो है ब्लैंक स्पेस के लिए फॉलो करेंगे। तो 0.05 में अगर हम 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.2। ठीक, अब उसी 0.2 में 4 हमने फिर से करा तो आ गया यहाँ पे 0.8। ठीक है, तो दिए गए हमें ये जो ऑप्शन हैं इसके हिसाब से ऑप्शन डी जो है 0.2 अगर हम यहाँ पे फिल करते हैं तो पूरा हमारा जो ये सीरीज है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर है, ये देखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड जो दिया है हमारा सैंक्शन, तो सैंक्शन से क्या नहीं बन पाएगा, तो स्टोन जो है स्टोन नहीं बन पाएगा। ठीक है, बाकी क्या स्टॉइक बन जाएगा, ठीक है, टैकोस बन जाएगा, सोनिक भी बन जाएगा, बट स्टोन नहीं बन पाएगा। ठीक, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी भारत के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की गई इन दिए गए ऑप्शंस में से, तो ये थे आपके एम.एन. रॉय साहब। ठीक है, एम.एन. रॉय जी ने सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की और सबसे पहले 1934 में इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी, है ना। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निरगुट आंदोलन का संस्थापक मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का संस्थापक था। ठीक है, तो इसमें जो इसके फाउंडर्स थे या कह लीजिए, है ना, तो जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, तो ये तीन के तीनों ही थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। फिर है सार्क फॉर्मली कब स्टैब्लिश करा गया। ठीक है, तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर्मली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1985। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट। इसके बारे में थोड़ी डिटेल अगर हम देखें तो सार्क जो एस्टैब्लिश हुआ था वो ढाका के अंदर हुआ था और इसका जो सेक्रेटरीट है ना, सचिवालय जो है वो वर्तमान में काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, और इसके जो मेंबर नेशंस हैं, ठीक है, एज ऑफ नाउ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ये इसके मेंबर्स हैं सार्क के। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका जो फॉर्मली स्टैब्लिशमेंट था ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आता है आपका जो कैलकाटा हाई कोर्ट है ना, वेस्ट बंगाल में जो है, ऑप्शन सी। ठीक है, दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरमेंट इन अ गिवन एरिया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे है ना दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एनवायरमेंट, तो जो इस एरिया का पर्टिकुलर एनवायरमेंट है तो उस सपोर्ट के किए जाने वाले जो मतलब कि संख्या है उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, है ना, उसकी वहन क्षमता बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो है, मानव, वो क्या है। तो मानव जो है वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी जो कंज्यूमर है दोनों ही है। ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीय को उपभोक्ता दो का दोनों ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, है ना, तो मरीन एनवायरनमेंट में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है।
फाइटोप्लैंक्टन्स को अगर आप समझना चाहें तो ये माइक्रो एल्गी होते हैं, तो जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह होते हैं समहाउ उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, और इनको ग्रो करने के लिए सनलाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ऑप्शन सी जो है, मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ मरीन एनवायरनमेंट आर फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कार्डिमम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ, है ना। तो ये जो कार्डिमम हिल्स हैं आपकी केरल और तमिलनाडु का जो राज्य है वहाँ की सीमाओं के साथ ये लगे हुए हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। ये सब काफ़ी जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इन सबको आप अच्छे से तैयार करें। फिर धूपगढ़ पीक जो है वो कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन आपसे पूछ जा रही है। तो जो सतपुड़ा रेंजेस हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे धूपगढ़ जो है दिस इज लोकेटेड इन सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन, तो कावेरी रिवर का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, तो ये है आपका ब्रह्मगिरी हिल्स। ऑप्शन डी जो है, ब्रह्मगिरी हिल्स से कावेरी रिवर का उद्गम होता है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारियों के रूप में किसे माना जा सकता है, मतलब कि जो लाइबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो क्या है इसमें से। तो ऑप्शन बी जो है, करेंसी नोट्स हेल्ड बाय पब्लिक जो है ये लाइबिलिटी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। स्वर्ण भंडार जो है और केंद्र सरकार को दिया गया ऋण, विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश जो है ये एसेट्स हैं, आरबीआई के एसेट्स हैं, बट जो लाइबिलिटी है करेंसी नोट जो पब्लिक हेल्ड करती है वो लाइबिलिटी है आरबीआई की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 स्टार विलेज स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, तो ये लॉन्च करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर उसकी ये योजना है, इसको लॉन्च करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा कौन सी रिपोर्ट या सूचकांक नहीं दिया जाता इनमें से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला है ये हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है, पहली रिपोर्ट ये है। दूसरा है एजुकेशन रिपोर्ट, है ना, ये देखिए, हाँ, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। फिर है तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें से अब पूछा जा रहा है आपसे कि नीति आयोग द्वारा कौन सा सूचकांक नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है, ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये एक एनजीओ है प्रथम, ठीक है, PRATHAM, है ना, प्रथम एनजीओ के द्वारा ये एजुकेशन स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये जो है इशू करा जाता है, नीति आयोग के द्वारा नहीं किया जाता। नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया पहला और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो है ये है, और बाकी के जो 1 और 3 हैं वो नीति आयोग इशू करता है, और जो ASER रिपोर्ट है वो प्रथम एनजीओ है वो इशू करता है। फिर है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, है ना। तो सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका कर्नाटका, ठीक है। प्रोडक्शन जो भी लेटेस्ट मिनरल डेटा है आप इनको तैयार करके रखें, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर है भाषण चार आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है आपका दिस इज इन बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश में है ये। और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का वहाँ पे उत्पीड़न या उनको वहाँ से निष्कासित करा गया म्यांमार वगैरह से, तो भाषण चार आइलैंड में इनको वहाँ पे मतलब रिहेबिलिटेट किया गया था। तो ऑप्शन इसके हिसाब से जो डी है, नन ऑफ द अबव लिखा है, बांग्लादेश में है ये भाषण चार आइलैंड। अगला प्रश्न है कि सीकरी मेला जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है मोदी नगर में। मोदी नगर क्या है, गाजियाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है ना, गाजियाबाद की एक तहसील है, और वहाँ पे ये सीकरी देवी का मंदिर है, वहाँ पे ये मेला आयोजित होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1826 में एक बुक लिखी गई थी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल ने इस बुक को लिखा था, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। तो इस किताब में जो जेम्स मिल साहब ने लिखा है ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड कॉमर्शियल मोनोपोलीज थी उसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने। तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये इन्होंने जेम्स मिल ने लिखा था, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि इसमें हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो नन ऑफ द अबव है, खड़ी बोली के जो जनक माने जाते थे ये माने जाते थे आपके अमीर खुसरो, ठीक, इसको आप याद करें, पूछा जाता है एग्जाम में। तो खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो शंकराचार्य, रामानुजा और चैतन्य, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है आपका जो पहला है ABC, है ना। तो सही ऑर्डर यही है। इनके टाइम पीरियड जो थे वो देख लेते हैं। तो अब क्रोनोलॉजी अगर इनकी देखें तो शंकराचार्य जी का जो है 700 से 750 BC के आसपास इनका टाइम पीरियड मिलता है, और ये अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत था उसके प्रतिपादक थे, लॉर्ड शिवा के
उपासक थे, है ना। उसके बाद रामानुजाचार्य जो थे, रामानुजा, है ना, ऑप्शन बी जो है। तो ये 1017 एडी से लेके 1137 एडी तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। और ये भी जो है वो वैष्णविज्म के प्रोपाउंडर थे। ये भी समाज सुधारक, काफ़ी आंदोलनों में काम किया। और उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु जी थे, और तो इन्हें राधा और कृष्ण का अवतार माना जाता था एक तरीके से। 1486 से 1534 के आसपास तक का टाइम पीरियड है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, अरेंज करेंगे, तो ये सही काल इनका जो क्रोनोलॉजी है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ष दिए हुए हैं 1579 है, 1572 है, 1585 है, या फिर 1582 है। तो इसको स्टार्ट किया था इन्होंने 1582 ईस्वी में। ठीक है। और दीन इलाही था क्या? तो दीन इलाही यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। तो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है, तो वहाँ की जो इमारत है उसके अंदर ही दीन इलाही की स्थापना अकबर ने करी। और ये बेसिकली था क्या कि एक, जैसे उस टाइम पे जो रिलीजन थे, तो रिलीजन का ही एक तरीके का रिलीजन था। और इसमें सभी जितने भी धर्म थे उस टाइम के, सबके जो काफ़ी जाने माने लोग थे इसमें सम्मिलित थे। और इसमें हिंदू और इस्लाम के जो लोग थे वो ज़्यादा प्रमुख थे। और एक तरीके से कहा जाता है कि बीरबल जो थे वो वही एक ऐसे इकलौते थे जो मृत्यु तक अपने इस दीन इलाही में सम्मिलित रहे। तो एक तरीके के धर्म के रूप में इसे 1582 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में शुरू करा गया। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ तक हमने ये डे 8 के क्वेश्चंस को देखे, 50 क्वेश्चन सारे। और आने वाले दिनों के क्वेश्चंस को आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक जय हिंद।